अस्सलाम वालेकुम। तो आज वाले ये इस हफ्ते का दूसरा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर हमने काफ़ी लेंथी कर लिया था, तो काफ़ी मटेरियल उस पे कवर हो गया था। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है जो कि सेकंड लेक्चर पे होना चाहिए, वो हम लोग बाकी इस लेक्चर पे कर लेते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज के लेक्चर पे हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि जनरली ट्रसेस के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रसेस। ठीक है, तो उस पे जो टॉपिक आज हम लोग टच करेंगे, देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिडंडेंसी। राइट, तो वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर। व्हेन अ स्ट्रक्चर or a truss has more external supports than are necessary, तो जो स्ट्रक्चर के अंदर अननोन्स हैं वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते उनको, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। ठीक है, आपके जो एक्स्ट्रा सपोर्ट्स हैं वो रिडंडेंट हैं। ठीक है, और वो क्योंकि एक्सटर्नल है तो हम लोग इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिडंडेंसी। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये वही एग्जाम्पल जो हमने पहले की थी, एक्सेप्ट इन D joint we have a pin support. So we have two pin supports, one at A and one at D. तो जो A पे पिन सपोर्ट होगी उस पे दो अननोन्स होंगे, AX एंड AY। D के अंदर DX एंड DY, दो अननोन्स यहाँ हो गए, दो अननोन्स उधर हो गए। तो वी हैव टोटल ऑफ 4 अननोन्स। इक्वेशंस हमारे पास सिर्फ 3 हैं। ठीक है, इक्वेशंस हमारे पास Fx की है, Fy की है और समेशन मोमेंट की है। ठीक है, यूजिंग दोस 3 इक्वेशंस देयर इज नो वे हम लोग इन सारे अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वी हैव मोर एक्सटर्नल सपोर्ट्स देन आर नेसेसरी टू इंश्योर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज। और जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है ना, जैसे इस केस पे एक्स्ट्रा सपोर्ट आपका dx आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सपोर्ट था, पहले यहाँ रोलर जॉइंट था तो उस पे dx नहीं था, तो ये बेसिकली आपका रिडंडेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, रिडंडेंट का मतलब गैर जरूरी, राइट। ओके, तो ये आपकी एक्सटर्नल रिडंडेंसी होती है। ओके, अब इंटरनल रिडंडेंसी क्या होती है? जब आपके स्ट्रक्चर पे ज्यादा इंटरनल मेंबर्स हो देन आर नेसेसरी, तो जब स्ट्रक्चर को हम लोग अपने इसके रिपोर्ट सपोर्ट से रिमूव कर लें, तो if we have more internal supports than are necessary to prevent collapse, तो जो एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग इंटरनल रिडंडेंसी वो बना देते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, उनको हम लोग इंटरनली रिडंडेंट मेंबर्स कहते हैं। और अगेन इस केस पे जो आपका जो ओवरऑल ट्रस्ट है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपके पास मेंबर्स ज्यादा हैं, तो जितनी इक्वेशंस है आपके पास, उन इक्वेशंस से आप इन मेंबर्स को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जैसे पता है हर जॉइंट पे आपके पास दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, राइट, जिसका मतलब है आप दो अननोन्स मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस केस पे ये जो आप देख सकते हैं एफ सी, जो ब्लू कलर का ये मेंबर है, राइट, एफ और सी के दरमियान ये एक्स्ट्रा है, ये पहले नहीं था यहाँ। अब जब ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा अननोन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या ए एक्स और ए वाई था, उसके अंदर हमें पता चला था कि ए एक्स की वैल्यू 0 थी। फिर हम ये दो अननोन हमने फाइंड कर लिए थे। फिर जब ये दो अननोन फाइंड किए थे, फिर हम लोग एफ की तरफ आए थे, राइट। फिर एफ का हमने फाइंड किया था, तब उस वक्त हमारे पास ये ब्लू मेंबर यहाँ नहीं था। ये चीज हमने फाइंड कर ली थी, मेरे पास एक अननोन ये था और एक अननोन ये था, तो मैं इसको फाइंड कर सकता था। दो अननोन से दो इक्वेशन मैं फाइंड कर सकता था। प्रॉब्लम है कि अब जब मेरे पास यहाँ एफ सी आ गया है, अब मेरे पास यहाँ 3 अननोन्स हो गए हैं। ठीक है, 3 अननोन्स हो गए, इक्वेशंस 2 हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ना मैं बी को सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्योंकि बी के अंदर भी 1 2 3 अननोन्स है, मैं कहीं भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इवन अगर मैं डी से आना चाहूँ तो डी के एंड से भी मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है वी हैव एक्सटर्नल रिडंडेंट मेंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब कैसे पता चलता है कि
कितने मेंबर्स होंगे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये सवाल भी आ सकते हैं ना कि अब मुझे कोई गिवन ट्रस्ट दी हुई है, अब हाउ डू आई नो कि जो मेंबर्स हैं वो काफी हैं उस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक रिलेशन होता है एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स का, उसके जॉइंट्स का और उनके अननोन्स का, ठीक है। इस ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। So for a trust to be aesthetically determinate, it needs to satisfy this relation, which is m plus r is equal to 2j. जहाँ m आपका number of members हो गया, r आपके number of unknown reactions हो गए और j आपके number of joints हो गए, right? तो basically what we are saying is कि number of members और जो unknown reactions हैं, by the way ये unknown reactions आपके वो support वाले reactions हैं, right? जो कि for example आपके AX, CX, CY, CX मतलब जो जो भी आपकी ये forces आ रही होती हैं, ठीक है। तो basically what we are saying is number of members और जो unknown reactions हैं those should equal to twice the number of joints that we have. ये equation satisfy होगी तो आप स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं कर सकते आप। मतलब यहाँ देख लें, ये वही एग्जांपल है जो कि हमने सॉल्व की थी, ठीक है। आपके पास यहाँ रोलर सपोर्ट था, ए पे आपके पास पिन सपोर्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए आपके पास, वन, जैसे यहाँ देखा है 1, 2 और 3, ठीक है। 3 अननोन्स थे आपके पास, तो मैंने यहाँ उसको लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्विलिब्रियम मेरे पास 3 थी, तो एक्सटर्नली तो मैं सॉल्व कर सकती थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट एक्सटर्नल का क्या मतलब है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द थिंग। स्टैटिकली डिटरमिनेट एक्सटर्नल का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं मेरे पास उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस है मेरे पास, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास 3 हैं और नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शंस मेरे पास 3 हैं, तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अननोन्स 3 से कम होने चाहिए, मतलब 3 या 3 से कम होने चाहिए, तभी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक्सटर्नली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के इंटरनल आ जाते हैं। इंटरनल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली इक्वेशन यूज होती है, ठीक है। इस इक्वेशन पे m क्या था, नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने हो गए आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मेंबर्स हो गए मेरे पास। जॉइंट्स मेरे पास कितने हैं, जॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, किसी और इंक्स हाईलाइट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास 6 आ गए। और एट द एंड अननोन रिएक्शंस कितने हैं, 1, 2 और 3, तो मेरे पास 3 अननोन रिएक्शंस है। तो अब इक्वेशन पे अगर मैं डालूंगा, इक्वेशन पे क्या होगा, 9 9 इधर जाएगा, तो बेसिकली 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 मेरे पास 12 होगा। सो 12 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 करें तो वो आपके पास 12 आता है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर मैं ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये स्टैटिकली डिटरमिनेट इंटरनली, ठीक है। तो इंटरनली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स और जॉइंट्स हैं दोस आर इनफ टू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रिपीट हो रही है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं देन इज रिक्वायर्ड, तो आपके पास इंटरनल रिडंडेंसी होती है। जो आपके पास नॉन क्वांटिटीज होती हैं, बेसिकली जो आपके पास ये 2j, ये 2j इसलिए आ रहा है कि हर जॉइंट पे आपके पास कितनी इक्वेशंस होती हैं, 2 फोर्स इक्वेशंस होती हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग उसको 2j करते हैं, ओके। For a trust with m number of 2 force members and maximum 3 unknown reactions, तो टोटल अननोन मेरे पास कितने हो गए, m प्लस 3। अब इसने 3 किया हुआ है, मगर अगर आपके पास रिएक्शंस अननोन है तो उसको हम लोग r कहते हैं, ठीक है। दिस 3 कैन इज रिप्रेजेंटेड बाय r, क्योंकि जनरली हमारे पास
3 अननोन्स होते हैं तो उसने यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल अननोन्स आपके बेसिकली m प्लस r हो गए। अब क्योंकि r 3 है तो इसने इसको यहाँ 3 कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इफ ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होती है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो देन वी हैव अ स्टैटिकली डिटरमिनेट internally structure, ठीक है। internally we have statically determinate structure, तो आप बेसिकली इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब कि मेरे पास इंटरनली अननोन्स बहुत ज्यादा हैं, तो स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट इंटरनली, तो बाहर तो हो सकते हैं मेरे पास अननोन्स कितने थे, 3 थे और 3 ही इक्वेशंस थी, तो बाहर वाले रिएक्शंस, सपोर्ट के रिएक्शंस तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, मगर इंटरनली मेरे पास मेंबर्स इतने ज्यादा हैं कि मैं फाइंड नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, जैसे ये जब एफ और सी केस पे मेरे पास एक और एक्स्ट्रा मेंबर आ गया था, तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता था, राइट। तो बेसिकली वो ये वाला केस था कि जब मेरे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। अच्छा, दूसरा केस ये है कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो गया है लेफ्ट हैंड साइड से, तो अब मेरा जो ट्रस्ट है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन पॉसिबल कब होती है, ये कंडीशन पॉसिबल तब होती है जब आपके पास बहुत ज्यादा मेंबर, बहुत ज्यादा जॉइंट्स हो, ठीक है। जब जॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा जॉइंट्स होंगे, जैसे मैंने पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो जब मेरे पास जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी जॉइंट आ गया, यहाँ भी जॉइंट आ गया, यहाँ भी जॉइंट आ गया, जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर मेरा वीक हो जाएगा ना, उतना ज़्यादा मेरे, फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ कंसिडर करूँ, तो अगर यहाँ जॉइंट आ गया इसका मतलब अब मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे की तरफ यूं हो जाएगा, राइट। तो मेरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी मीन कि जब आपके जॉइंट्स ज़्यादा आ जाएं तो आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपके इंटरनल मेंबर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, आपकी फोर्स शेयरिंग होती है। अब जैसे आप यहाँ अगर एक स्ट्रक्चर यहाँ लगा देंगे इस तरह, तो आपके पास जो इस जॉइंट पे जो लोड पड़ रहा था, अब वो इस मेंबर पे और इस मेंबर पे डिवाइड हो गया ना, तो बेसिकली वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो जब शेयर कर रहे हैं इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा लोड को बेयर कर सकते हैं कंपेयर टू अगर एक ही लोड होता तो वो कम हो सकता है। तो बेसिकली जितने ज्यादा इंटरनल मेंबर्स होते हैं उतनी ज्यादा आपकी इंटरनली आपकी एडिशनल आपके पास स्टेबिलिटी आती है, और जितनी ज्यादा आप स्टेबल होंगे उतना स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। अब इस केस पे जैसे आप, अब जब हमने एफ और सी के दरमियान मेंबर डाला था, तो आप बेसिकली जॉइंट्स सी एंड एफ को स्ट्रेंथ कर रहे थे, तो इन एडिशनल स्टेबिलिटी आ रही थी और फोर्स शेयरिंग आपके पास हो रही थी यहाँ, ठीक है। अब अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपके पास ज्यादा, आप ज्यादा मेंबर्स क्यों अक्सर चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ इस केस पे देख लेते हैं, व्हेन मोर मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट देन नीडेड, तो आप जो उसकी कोलैप्स है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज को यहाँ समराइज कर रहे हैं कि जब आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट देन रिक्वायर्ड तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी, एक्स्ट्रा मेंबर्स देन रिक्वायर्ड तो इंटरनल रिडंडेंसी, ठीक है। वो उसी चीज को मैंने बस रिपीट किया हुआ यहाँ। और जब आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है तो आप उसकी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अलोन से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अदर मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ बताया हुआ है कि हमें एक्स्ट्रा, व्हाई डू वी नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिडंडेंट मेंबर्स, दिस इज टू मेंटेन अलाइनमेंट बिटवीन टू मेंबर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट्स से एक मेंबर मेरे पास यहाँ है, एक मेंबर मेरे पास इधर है, ठीक है। ये एक्सटर्नली ये मेरा y एक्सिस है ऊपर की तरफ, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। अब लेट्स से प्रॉब्लम यहाँ यूं है कि जो मेरा ये वाला मेंबर है, ठीक है, ये बड़ी खराब ड्राइंग मैंने ड्रॉ की मगर दिस इज
जितना माउस से पॉसिबल है वो ये है। अच्छा, अब इसमें खतरा ये है कि हल्की सी भी मेरे पास अगर एक फोर्स यहाँ लग जाएगी ना तो ये बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड होगा? ये बेसिकली इस तरह यू मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह मुड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इस पार्ट को ना एक दूसरे किसी मेंबर से सपोर्ट करना है। तो मेरे पास मुझे एक थर्ड मेंबर लगाना है सच दैट कि ये सपोर्ट हो जाए, और थर्ड मेंबर को जब मैं लगा दूंगा तो मेरा ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अलाइनमेंट टू मेंबर्स, खासतौर पे जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब अक्सर एक फ्लोर ऊपर जब आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें बीम्स लगाई हुई होती हैं उसको स्टेबल करने के लिए। तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के दौरान खास तौर पे हमें मेंबर्स को इंक्रीज करना पड़ता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जो कि आपका ये वाला सेकंड पॉइंट था कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए खासतौर पे कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें रिडंडेंट मेंबर्स डालने पड़ते हैं। और टू मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग लोडिंग, ठीक है। ड्यूरिंग लोडिंग का मतलब ये है कि आपकी लोडिंग चेंज भी हो सकती है। इफ यू गो बैक टू फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम। तो लेट्स से मैं यहाँ सी पे लोड डाल देता, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा मेंबर है, जो मेरा ये इंटरनल मेंबर है, बी से ई के दरमियान है। मगर अगर मैं सी के अंदर फोर्स लगा दूं एल शेप पे, तो अब क्या हो सकता है? अब बेसिकली अब मेरी फोर्स यहाँ लग रही है। अब अगर मेरी फोर्स बहुत ज्यादा होती तो हो सकता है कि ये मेंबर वुड नॉट बी इनफ टू सपोर्ट दिस एल फोर्स, ठीक है। तो मुझे अगर एक मेंबर मेरा यहाँ होता, तो अगर मैं एल पे भी अगर सी पॉइंट पे भी अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाता तो ये फोर्स एफ सी और सी ई के दरमियान डिवाइड हो जाती है, इन दोनों के दरमियान शेयर हो रही होती है, तो ये ज्यादा बेयर कर सकते थे, राइट। तो ये मेरा मतलब था कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग लोडिंग। अच्छा, दूसरा होता है कि टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ द अप्लाइड लोड हैज चेंज, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है कि जब आपकी अप्लाइड लोडिंग चेंज होती है तो उस चेंज की वजह से आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। आप हर एंगल से आप सपोर्टेड हैं, तो ये इसका मतलब है। और दूसरा ये कि आखिरी पॉइंट के रिडंडेंट मेंबर्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ बैकअप मेंबर्स इन केस कि आपके पास कुछ मेंबर्स फेल हो जाएं, तो आपके पास स्टिल बैकअप होता है। खासतौर पे जब आप बिल्डिंग्स बनाते हैं और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा केयर की जाती है कि आपके पास रिडंडेंट मेंबर्स हों, ठीक है। खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मतलब व्हाटएवर द डिजास्टर कैन बी, आपके पास जितने ज़्यादा एक्सटर्नल रिडंडेंट मेंबर्स होते हैं वो आपकी दे टेक केयर के अच्छा बैकअप आपके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिडंडेंट मेंबर्स का मकसद होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे इतना ही है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो गया, अदरवाइज आपके जो सवाल हैं वो मैं आंसर कर सकता था। इन एनी केस जल्दी से आंसर कर लेते हैं कि आई थिंक किसी ने पूछा था कि अली ने आई थिंक एग्जैक्टली पूछा था कि ये जो आपने ई पॉइंट पे, लेट अस जस्ट गो टू उसके क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ओके, तो राइट, तो आप ये मैंने लेक्चर अपलोड किया था, तो मैं बेसिकली अगेन आपसे फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो जहाँ मैं ये पोस्ट करता हूँ गूगल क्लासरूम पे, उसी के कमेंट्स के अंदर अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस लिख लिया करें, तो एक जगह आ जाते हैं तो उसको आंसर करने पे आसानी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अली यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हेन सॉल्विंग जॉइंट ई व्हाई डिडंट यू कंसीडर द 2 किलो न्यूटन फोर्स व्हेन कंप्यूटिंग डीई। द रीजन दिस इज बिकॉज के, अब डायग्राम पे जाते हैं, हमारी ये डायग्राम थी, राइट।
द रीजन इज कि जो आपके पास ये अप्लाइड फोर्स लग रही है ये पॉइंट डी पे लग रही है, ठीक है। तो जब हम लोग डी जॉइंट को कंसिडर करेंगे, जब डी जॉइंट पे फोर्सेस एनालाइज करेंगे, तो तब हम लोग इसको अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो ई पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि आप इसको, इस फोर्स को कैलकुलेट करें। तो ई के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो ई से हमें हमारे पास ये फोर्स फाइंड हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने इसी फोर्स को यहाँ लग रही है। ऑफ कोर्स अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखें तो उसका यहीं आ रहा है, मगर वो अप्लाई कहाँ हो रही है, वो डी पॉइंट पे हो रही है, ठीक है। तो आप डी पे जब कंसिडर करेंगे, डी पे जब अपनी फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, तो वहां आपके पास ये वाली मेंबर आ रहा होगा। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन वन। अच्छा, वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आंसर करना है। उसके लिए मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्सेज बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि ट्यूसडे के, मैंने ट्यूसडे के एंड तक, राइट, आई फॉरगॉट मैंने आपको कब तक कहा था। यू हैव टिल मंडे, राइट। तो मैंने आप लोगों को मंडे का टाइम दिया हुआ था, और ये लेक्चर, अच्छा ये कल का लेक्चर है, राइट। तो कल के लेक्चर को ठीक है आज रात तक आप लोग कर लें, तो इसको हम लोग खोले रहते हैं, मैं ये फिर रात के बाद ही अपलोड करूंगा। ओके, तो सवाल क्या था, सवाल देखते हैं। अच्छा ये रहा। सवाल इज व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर बी डी इफ द अप्लाइड फोर्स 2 किलो न्यूटन वाज इंक्रीज टू 4। अच्छा, कह रहे हैं कि 2 किलो न्यूटन की जगह अगर आपके पास 4 किलो न्यूटन आ रहा था, तो बीडी के अंदर फोर्स क्या होती है। पहले बीडी के अंदर फोर्स कितनी आ रही थी, पहले बीडी के अंदर फोर्स देखते हैं। बीडी के अंदर फोर्स आई थी √2, तो ऑब्वियसली √2 तो नहीं होगी। सो इफ यू गो बैक टू आवर स्लाइड, ये आपकी पहले फोर्स आई थी √2, तो ऑब्वियसली इसका आपकी फोर्स √2 तो नहीं होगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है। तो क्या होगा, मैंने कैलकुलेट आई थिंक किया हुआ है यहाँ, ये रहा। ठीक है, इस स्लाइड से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, जब आपकी 2 किलो न्यूटन लग रही थी, तो आपके पास सी वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, सी वाई आपका 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा था, राइट, एग्जैक्टली। तो हमने इसको कहते हैं कि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मैं अगर इसको 2 की जगह 4 कर दूं, तो क्या चेंजेस होंगे, ए वाई की क्या वैल्यू होगी, और सी वाई की क्या वैल्यू होगी, सी एक्स की क्या वैल्यू होगी। सी एक्स तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये 4 हो गया, तो सी एक्स मेरा 4 हो जाएगा, राइट, क्योंकि पहले वो 2 था, वो बेसिकली उसी वैल्यू का इक्वल है ना, तो वो ये मेरा 4 हो जाएगा। ए वाई आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर 2 की जगह मेरे पास 4 आएगा, तो 4 × 3 12 हो गया, 12 डिवाइड बाय 6 करें 2 आ जाएगा, तो मेरा ये बेसिकली 2 किलो न्यूटन अपवर्ड हो गया। तो ये इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 होगी, और सी वाई उसके नेगेटिव था, तो सी की वैल्यू 2 डाउनवर्ड हो गई। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने पी डी करना है। अब 2 किलो न्यूटन, ठीक है, साथ आपने यूनिट्स भी लिख लो। 2 किलो न्यूटन अब नीचे लग रहे हैं, तो सी डी पे कितनी फोर्स लग रही होगी, सी डी की फोर्स अपवर्ड होगी, और क्या वैल्यू होगी उसकी, जितनी वैल्यू ये है 2 किलो न्यूटन। अब क्योंकि सी डी की जो फोर्स है दैट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये आपकी टेंशन आ गई, तो इसको हम लोग टेंशन पे लिख लेते हैं। अब हम लोग डी जॉइंट पे आते हैं। अब डी जॉइंट पे सी डी की जो फोर्स है दैट इज
अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है, 2 kilonewtons डाउनवर्ड, 2 kilonewton डाउनवर्ड है ये। और BD, इसको 2 kilonewton को काउंटर करने के लिए इस पे फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन पे, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो BD का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो काउंटर कर रहा होगा इस 2 को, राइट। अब BD का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, अगर मैं ये एंगल ले लूं, ठीक है, एंगल मेरा क्या आ रहा था, cos 45 आ रहा था, cos 45 sin 45, तो sin 45 cos 45 अगली स्लाइड पे जाते हैं, राइट, यहाँ जाएंगे। तो ये था मेरा, ठीक है, √2 डिवाइड बाय 2 इज बेसिकली योर cos 45 which is also equal to sin 45। तो बेसिकली BD sin 45 is equal to CD। तो sin 45 की जगह मेरे पास √2/2 आ गया, तो BD इंटू √2/2 शुड इक्वल टू CD, जहां CD की वैल्यू है आपकी 2, राइट, CD की वैल्यू आपकी 2। तो क्या होगा, ये चीज ब्रैकेट के दूसरे साइड पे जाएगी, तो CD से जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय CD डिवाइडेड बाय √2, ये हो गया। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2, 2 इंटू 2 4, 4/√2। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है हमने, सिंप्लीफाई हम लोग यूज कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर लें, तो क्या होगा, 4/2, और √2 इंटू √2 मेरे पास 2 आ गया, तो एट देन 2 और 4 कैंसिल करके 2 आ गया, तो 2/2 इज द आंसर। अब हम लोग वापस जाते हैं हमारी स्क्रीन पे, ऑप्शंस देखते हैं। 2/2 नहीं सॉरी, ये √2 डिवाइडेड बाय 2 है, ये मेरे पास राइट आंसर है, ठीक है, ये मेरे पास इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज की अगर मैं समरी देखूं, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको ठीक किया हुआ है, मगर देयर आर पीपल जिनको समझ नहीं आई है, तो होपफुली आई क्लियर्ड इट आउट। दूसरी चीज़, जो सेकंड सवाल था मैं उस पर भी जाना चाहूँगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं, बेहतर है डिस्कस कर लें बजाय के आप अगर क्लियर ना हो। तो व्हाट वाज द फाइनल एडवाइस गिवन रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने आखिरी में एक सवाल किया था जिसके अंदर मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस को अकाउंट नहीं किया, और उसके अलावा मैंने फिर भी इंटरनल फोर्सेस फाइंड कर ली थी, राइट, अगर आपने रिमेंबर करें पिछले लेक्चर पे जाके टुवर्ड्स द एंड हमने ये प्रॉब्लम की थी। तो मैंने कहा था कि उनको हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट दैट इज अ शॉर्टकट, ठीक है। मैंने आपको ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि आप लोग जब भी क्विजेज, असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स और एग्जाम्स पे करेंगे, तो आपने हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करनी है, ठीक है। क्यों फाइंड करनी है हमेशा, क्योंकि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है जब आप अपने प्रॉब्लम पे करेंगे, ठीक है। अनलेस आपके पास बहुत ही छोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे किया था जिसपे सिर्फ 3 मेंबर्स होंगे, तो देन इट्स क्लियर कि हम लोग उसको समहाउ बगैर फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हेन यू कंसीडरिंग मोर देन 4 और 5 मेंबर्स, इन दैट केस जरूरत पड़ जाती है। तो हैज अ गुड प्रैक्टिस, मैं हमेशा आपको लिए चाहूंगा कि आपने हमेशा उसको फाइंड करना है, और यही चीज एग्जैक्टली चीज मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई थी। तो वही चीज मैं पता करना चाह रहा था कि आप लोगों ने वो प्रॉपर्ली सुनी है नहीं सुनी। तो अगर आप रिस्पॉन्सेज देख लें तो मैक्सिमम लोगों ने वो सुनी भी है, और कुछ लोगों ने कहा कि वो स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली गिवन आप सब लोग के एथिक्स, आई नो के कुछ लोग पूछ के भी बगैर लेक्चर देखे भी आंसर कर देते हैं, तो it's everything is up to you, of course। मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको दूंगा, मैंने देयर सो मच आई कैन चेक एंड रीइंफोर्स। तो बेसिकली पॉइंट इज कि क्या नाम है, इन वर्कशीट का पॉइंट इज कि अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो आप इसको आंसर कर पाए, मगर
इफ यू वांट टू चीट इट्स ऑलवेज देयर इज, मतलब हमेशा आप सिस्टम जितना मर्जी अच्छे बना ले, देयर इज वेज कि आप उसको मिसयूज करें, और डेफिनेटली आप अपने दोस्तों से पूछ के भी कर सकते हैं, और कुछ लड़के डेफिनेटली करते भी होंगे। मगर मेरा यहाँ पॉइंट नहीं है कि मैं सबको मतलब पकड़ूं और ये सारा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, और मैंने इसके लिए कुछ मार्क्स भी नहीं रखे, तो देयर इज नो, मतलब आप चीटिंग करके भी अगर करना चाहें तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उल्टा आपका ही नुकसान हो रहा है। तो इवेंचुअली दैट्स इट, और आज के लेक्चर पे इतना ही था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ एक्सटर्नल एंड रिडंडेंट मेंबर्स को देखा है, और आपके पास वो इक्वेशन जो हमने m+r=2j वाली इक्वेशन देखी है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं पढ़ा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल है तो पूछें, उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं।